सिक्स क्लास की एनसीईआरटी हमारा आवाज़ का आज चौथा चैप्टर है मानचित्र। तो चलिए आरंभ करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर लें। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। वहीं राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला, थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे
ई से ए पर नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की गई जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। इन सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक के कुल दूरी होगी। अभी आपको चित्र 4.1 दिखाया जाएगा। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये रहा आपका चित्र 4.1। यहाँ पर हमें पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, ए पॉइंट पर सामुदायिक केंद्र दिख रहा है, पेड़ है, खेल का मैदान है, बी पॉइंट के नीचे दुकानें हैं, सी पॉइंट पर विकास का घर है, डी पॉइंट पर शीला का घर है, ई पर करीम का घर है और उसके बगल में फलोद्यान है, सामने कुआं है, विद्यालय है। तो इस तरह से एक गांव का नक्शा हम लोग मानचित्र ऐसे छोटे कागज़ पर पैमाने के रूप में कर सकते हैं। मानचित्र के लिए अगला मूल तत्व दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा रहता है। यह तीर का निशान होता है, दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में प्रधान दिग्बिंदु। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, कौन किसकी दिशा में पड़ता है ये हमें पता लगाना है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब अगला मूल तत्व है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक
चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। अभी चित्र आपको दिखाया जाएगा, दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अभी इसके ऊपर 4.4 है चित्र और उसके ऊपर ये 4.3। पहले इस चित्र को देखते हैं हम लोग। जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन के बारे में आगे बनाया गया है सिंबल। सड़कें, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, सीमा, कौन कौन सी सीमाएं कैसे कैसे दिखाई जाती हैं, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल कैसे दिखते हैं मानचित्र में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, छतरी कैसे दिखती हैं, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस। तो ये सिंबल की सहायता से हम जान सकते हैं किसी भी मानचित्र में जिनमें इनका वर्णन किया गया है कि ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं। इन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। अगला चित्र देखते हैं। सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र। अब आप रूढ़ चिन्हों की सहायता से बताइए कि विद्यालय के बगल में और मंदिर, रोड के उस पार, मंदिर के दूसरी तरफ क्या है। ये नीले रंग का नदी दिखा हुआ है। ये लाल रंग के, भूरे रंग के क्या बने हुए हैं। ये काली सफ़ेद पट्टियाँ क्या हैं। काली सफ़ेद पट्टियाँ एक जगह जाकर, एक लंबी सड़क में जाकर मिल जाती हैं, फिर दूसरी तरफ निकलती हैं, बीच में नहीं दिखती। तो ऐसे हम सहायता से समझ सकते हैं। चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाएं। नदी किस दिशा में बह रही है। डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित हैं। छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, कब्रिस्तान, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं। तो आप चित्र की सहायता से जानकर बता सकते हैं। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। खाका क्या होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, तथा उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक मानचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भुवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों